तो दोस्तों हमारी अगली कैटेगरी है नाउन की, द केस। उम्मीद है कि आप पिछले जितनी भी क्लासेस आपको पढ़ाई गई हैं आप उन सब का रिवीजन कर रहे होगे। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगली कैटेगरी की तरफ। तो अगली कैटेगरी है द केस। अब इस केस का क्या मतलब है आइए जानते हैं। इस केस का मतलब है द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड टू सम अदर वर्ड्स। ये जो रिलेशन शो करता है, कैसे रिलेशन शो करता है अभी आगे धीरे धीरे पता चलेगा आपको। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द केस द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड टू अदर वर्ड्स। जो नाउन होता है ये किसी और से रिलेशन बताता है, कैसे अभी आगे देखते हैं। केस का पहला पार्ट है, इसको हम 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो मैं धीरे धीरे आपको आगे बताऊंगा। पहला है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस से ये मतलब निकल के आता है, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं या तो इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। दोनों में से आप कुछ भी इसको बोल सकते हो, ठीक है, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। तो इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं नीचे। यूज एज अ सब्जेक्ट। तो नॉमिनेटिव केस के जितने भी वर्ड आपको यूज करने होंगे वो सब किसकी तरह यूज होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। मतलब सब्जेक्टिव केस में जो यूज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, नॉमिनेटिव केस। जैसे लिखा हुआ है दिनकर रोट मेनी पोएम्स इन हिंदी। अभी जो दिनकर है ये किस केस में है, ये नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है। और ये हो क्या सकते हैं, ये या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे, इनके अलावा कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। आगे है कि आई एम गोइंग टू योर कॉलेज। अब यहां पे नॉमिनेटिव केस क्या है, आई है, ठीक है। तो यहां पे हो गया नाउन, ये हो गया प्रोनाउन। तो नाउन हो सकता है नॉमिनेटिव केस और प्रोनाउन भी नॉमिनेटिव केस हो सकता है। हमारा अगली कैटेगरी, अगला केस है क्या, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट का जिक्र कर चुके हैं, जो किसकी तरह यूज हो, ऑब्जेक्ट की तरह जिक्र हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है। इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन, या नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। कैसे, कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम इसको देखते हैं। आई वेंट टू गिव यू, आई वॉन्ट टू गिव यू अ पेन। मैं आपको क्या करना चाहता हूं, एक पेन देना चाहता हूं। अब ये रहा आपका नॉमिनेटिव केस, ये रहा आपका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और ये भी अ पेन जो है किस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। बात समझ में आई। आई एडमायर यू, यू है नॉमिनेटिव केस और यू किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। यू टीच हर, अब यू कहाँ है, नॉमिनेटिव केस में है, और हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। बात करते हैं पजेसिव केस की। पजेसिव केस सबसे इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट आपको नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में कुछ नहीं मिलेगा। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस किसको बोलते हैं। जितने भी कंफ्यूजन है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो कहाँ से आते हैं, आपको पजेसिव केस से ही आएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सोज इट्स रिलेशन और पजेशन। देखो पजेसिव से पता ही है कि ये किसी चीज किसकी बात कर रहा है, अधिकार की बात करेगा, ठीक है। तो सोज इट्स रिलेशन और पजेशन ऑन अदर नाउन, ये किसी दूसरे नाउन से क्या बनाता है, ये अधिकार बताता है, रिश्ता बताता है, ठीक है। जैसे दिस इज मोहन्स बुक। अब ये बुक किसकी है, एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाता हूं। अब ये यहां पे बात की जा रही है मोहन की किताब की बात की, ये मोहन की किताब है। अब इस किताब पर किसका अधिकार है, मोहन का अधिकार है, ठीक है। तो ऐसे ही आई एम हर हस्बैंड, मैं उसका क्या हूं, यहां पे हर है, ये आई एम हर हस्बैंड। अब हर ये क्या बता रहा है, ये पोजेशन बता रहा है हस्बैंड पर, ठीक है। दीज आर द लेग्स ऑफ टेबल्स, ये जो हैं क्या हैं, ये लेग्स हैं किसके, टेबल्स के हैं। तो ये जो लेग्स हैं इस पर पोजेशन बताया जा रहा है किसका, टेबल का, ठीक है। अब एक केस आपके सामने और निकल के आता है, उसको क्या बोलते हो आप, वोकैटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है कि संबोधन, जैसे एक सेंटेंस में कभी कभी बोला जाता है सुरेश सिट डाउन, तो ये जो सुरेश हो गया ये किस केस में है, ये
वोकेटिव केस में, ठीक है। गो देयर सुरेश, अब ये कॉमा के बाद लिखा जाता है या ये पहले लिख दिया जाएगा, यहाँ पे सुरेश लिख दिया गया, उसके बाद कॉमा लिख के एक सेंटेंस लिखा जाएगा, ठीक है। ये कॉमा के या तो पहले आएगा या तो बाद में आएगा, बात समझ में। सचिन, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स, मैं आपका क्या हूं, बहुत बड़ा फैन हूं, ठीक है। वॉट आर यू डूइंग ब्रदर, वॉट आर यू डूइंग, अभी क्या कर रहे हो, अभी कॉमा लगा के क्या पूछ रहा है, ब्रदर। ये भी क्या हो सकता है, ये सिर्फ नाउन होगा, बात को याद रखिएगा, ये नाउन होगा। हम ये नहीं लिख सकते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं यू कॉमा लिख के कुछ भी, ठीक है। आपको मेंशन करना ही होगा, आपको मेंशन करना ही होगा। क्यों मेंशन करना होगा, क्योंकि ये सारे प्रोनाउंस हैं, इनको आप पैसिफिक नहीं बना सकते हो। इनको पैसिफिक बनाने के लिए आपको इसके पहले कोई नाउन यूज करना पड़ेगा। कैसे, जैसे अभी मुझे लिखना होगा कोई भी नाउन, मैं यहां पे लिख दूं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं राम इज वेरी जेंटलमैन, फुल स्टॉप। उसके बाद यहां पे जो लिखेंगे यू लिखेंगे, मतलब कोई प्रोनाउन लिखेंगे तो प्रोनाउन वही आता है कि उसके पहले जिक्र किसी नाउन का हो गया हो, तो इसीलिए हम यू नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर हम क्या लिखते हैं, नाउन ही लिखते हैं, भाषा में। और हाँ, अगर लिखेंगे तो इसके पहले नाउन का जिक्र हो चुका होना चाहिए, उसके बाद हम इसको लिख सकते हो, ठीक है। वोकेटिव केस, अब ध्यान से देखिए क्या है ये, इफ अ नाउन इज कॉल्ड, अगर किसी नाउन को हम कॉल्ड करते हैं, किसी नाउन को हम बुलाते हैं, देखो अभी हमने बात किया ना कि सिर्फ क्या हो सकता है, ये नाउन ही हो सकता है। इफ अ नाउन इज कॉल्ड, अगर किसी नाउन को बुलाया जाता है, नाउन को बुलाया जाता है, तब ये वोकेटिव केस यूज होता है। गो देयर सुरेश, सचिन आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स, व्हाट आर यू डूइंग ब्रदर, ये सारे सेंटेंस है आपके सामने। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने दी जा रही हैं, इसके बिना आपका पोजेशन जो है वोकेटिव केस, जो पोजेशन है, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे वोकेटिव केस नहीं है, यहाँ पे ये, सॉरी एक सेकेंड, ये वोकेटिव केस नहीं है, ये पॉजेसिव केस है, ठीक है। पॉजेसिव केस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में इसकी कंफ्यूजन पूछी जाती है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आइए हम इसको चार्ट वाइज समझते हैं। अगर हमने इसके चार्ट को समझ लिया तो कम से कम 70% चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो जाती हैं, 70% चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो 30% बचेगा उसको हम रूल में देख लेंगे, ओके। आइए देखते हैं। आप ये चार्ट कभी ना कभी जरूर पढ़े होंगे। ये है आपके सामने नॉमिनेटिव केस, ये है आपके सामने ऑब्जेक्टिव केस। पॉजेसिव केस में आपको दो मिलेंगे, एक मिलेगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा मिलेगा पॉजेसिव प्रोनाउन, और आपको मिलता है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सारे हम नाउन में बिल्कुल प्रोनाउन में डिस्कस करेंगे। बट अभी आपके सामने जो चार्ट दिया जा रहा है उसका मकसद सिर्फ इतना है कि आपको पॉजेसिव केस अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई, माइन और माई शेल्फ, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे है वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस का पॉजेसिव केस हो जाएगा। अब पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसको आप लोग देखते रहिएगा। ये सारे चार्ट आपको याद करने हैं, इसको देखिए, सोचिए और समझिए, ठीक है। अभी हम बात करें दे की, तो दे में थोड़ा सा कट गया है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देना हूं। दे का ऑब्जेक्टिव केस हो गया देम, इसका पॉजेसिव केस हो गया दियर, इसका एक और पॉजेसिव केस होता है दियर्स, और इसके जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो हो जाएगा दियर सेल्फ्स, ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान समझिएगा कि अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, ठीक है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, एक सेकंड, तो क्यों परेशान हो रहा है भाई, आपके सामने लिखा है माई, ठीक है। ये क्या है, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद में बेटा लोग नाउन का आना बहुत ज़रूरी है, ये अकेले नहीं आ सकता, ठीक है।
माई के साथ में या जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव हैं इनको पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हो आप, ठीक है। माई हो गया, आर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, और आपके पास हो गए दियर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आप? पजेसिव एडजेक्टिव। इसके साथ में नाउन का आना जरूरी है, लेकिन पजेसिव नाउन के साथ में, पजेसिव प्रोनाउन के साथ में जो माइन, आर्स, हर्स ये सब हैं, इनके साथ में किसी भी चीज की नाउन मतलब कोई भी नाउन आना जरूरी नहीं है, विदाउट नाउन, ठीक है। तो आइए भाई पजेसिव केस में कुछ और देख लेते हैं। पजेसिव केस होता क्या है? पजेसिव के टू शो रिलेशन और पजेशन, ये तो आपको हमने अभी बताया ही। बाय यूजिंग अपास्ट्रॉफी यस, अपास्ट्रॉफी यस, कोई भी वर्ड आपको मिले उसके साथ में अपास्ट्रॉफी यस, या कोई वर्ड मिले उसके बाद में आप अपास्ट्रॉफी सिर्फ लगा दो बस, जैसे राम्स बुक, द पेज ऑफ बुक्स, बॉयज हॉस्टल, इसमें यस के बाद में अपास्ट्रॉफी लगा है, इसमें ऑफ लगा रहा है, और इसमें अपास्ट्रॉफी यस लगा। ये सारे किसकी बात कर रहे हैं? ये सारे पजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पजेशन मतलब क्या होता है? पजेशन मतलब ये सारे अधिकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया हो तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी लड़ाई आज, ठीक है। आ जाओ भाई लोग। रोल नंबर 1 है अपास्ट्रॉफी यस। अब मैं यहां पर पहली बार मैं यूज कर रहा हूं इसलिए मैंने यहां पे अपास्ट्रॉफी लिखा हुआ है। इसके बाद मैं सिर्फ ऐसे ही लिखूंगा अपास्ट्रॉफी यस, सॉरी ऐसे नहीं, अपास्ट्रॉफी यस या अपास्ट्रॉफी, ठीक है। अपास्ट्रॉफी यस शुड नॉट बी यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स। हाँ, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि जो अपास्ट्रॉफी यस है ये नॉन लिविंग चीजों के साथ में यूज नहीं होती है। जैसे अगर हमें लिखना होगा कार का ग्लास, सॉरी, या अगर कार का हैंडल हम बोलना चाहे तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कार्स हैंडल, या स्टेयरिंग जिसको बोलते हो आप, ठीक है, साइकिल्स हैंडल, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग चीज है, इसके साथ हम अपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं करते। इसको अगर हमें पजेशन दिखाना होगा तो हम क्या लगाएंगे? द हैंडल ऑफ, द हैंडल ऑफ द कार। पास में आई? तो यही आपके सामने दिया गया है। क्या दिया गया है? चेयर्स लेग। अभी चेयर्स, ये चेयर्स आपके सामने क्या है? ये चेयर्स है नॉन लिविंग चीज। अब इसमें हम अपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो द लेग ऑफ चेयर, ठीक है। स्प्रिंग्स फ्लावर, स्प्रिंग्स फ्लावर मतलब क्या होता है? स्प्रिंग मतलब होता है जो वही बसंत ऋतु, इसके जो फूल होते हैं, अ फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग। द हाउस ऑफ रूफ, हाउसेज रूफ। अब जो छत का घर है, छत भी क्या है, या घर भी क्या है? घर भी एक नॉन लिविंग चीज है। इसके साथ में हम अपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर मुझे पजेशन दिखाना होगा तो हम क्या यूज करेंगे? द रूफ ऑफ हाउस, ठीक है। द वॉल्स पेंटिंग, आपके घर में कोई दीवार है, उसकी पेंटिंग बड़ी अच्छी है, तो आप क्या बोलोगे? द वॉल्स पेंटिंग। तो ये गलत हो जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा द पेंटिंग ऑफ ऑल, सॉरी, द पेंटिंग ऑफ वॉल इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। कुछ और आपके सामने सेंटेंस है, द ट्रीज लीव्स, दिस ट्रीज लीव्स। ये जो पेड़ के पत्ते हैं, अब पेड़ भी क्या नॉन लिविंग में गिना जाता है, ठीक है। समर्स फ्लावर्स, द ग्लास बॉटम, जो ग्लास का बॉटम होता है, तल होता है, पेंदी होता है। बॉटम बुक्स रूल्स, तो ये सारे जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं सारे नॉन लिविंग चीजें हुई हैं, और नॉन लिविंग चीजों के साथ में हम अपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा कौन सा नियम है? दूसरा नियम है कि सिंगुलर नाउन्स के साथ हम अपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं। कितनी अच्छी बात कही है, जितने भी सिंगुलर नाउन है उनके साथ हम अपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं, और जितने भी प्लूरल नाउन हैं उसमें हम अपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन यस या ईएस के बाद हम सिर्फ अपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग कर देते हैं। बस ध्यान से देखिए, ये सारे यही कंफ्यूज करेंगे आपको। सिंगुलर नाउन मतलब जैसे जैसे हमको लिखना है राम्स ब्रदर
अब ये राम क्या है, राम सिंगुलर है, इसलिए हमने इस पे लगा दिया अपास्ट्रोफी एस, उसके बाद हमने लगा दिया ब्रदर। मोहन भी क्या है, मोहन भी सिंगुलर है, हमने लगाया अपास्ट्रोफी एस, लगा दिया हमने फादर। गर्ल्स हॉस्टल, अब ध्यान से देखिएगा, GIRLS। अब मैं अगर यहां पे, ये प्लूरल है, ठीक है, अभी मैं यहां पे ऐसे लगा दूं तो पढ़ो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, पढ़िए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा गर्ल्स, मतलब ये हिसिंग साउंड आ रही है, और हिसिंग साउंड के लिए एक स्पेशल रूल बनाया हुआ है इंग्लिश ग्रामर ने, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। बस आप यहां सेकंड वाले रूल में बस इतना ही जानो कि अपास्ट्रोफी यस उनके साथ प्रयोग होता है जो सिंगुलर होते हैं, और जो प्लूरल होते हैं उनके बाद में सिर्फ अपास्ट्रोफी का प्रयोग हो जाता है बस, ठीक है। हाँ एक सेकंड भाई, अब यहां पे लिखा हुआ है पुअर बॉयज फंड, पुअर बॉयज फंड। अब यहां पे अपास्ट्रोफी यस मुझे बाद में लगाना पड़ा, यस के बाद में, ठीक है। तीसरा रूल आपका कहता है कि ऐसे प्लूरल नाउन, ध्यान से देखिए अभी हम, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ कि SEIS किस नाउन में लगता है, जो प्लूरल होते हैं। जैसे हमको बॉयज बनाना हुआ, हमको बॉय बनाना हुआ, तो हम इसमें क्या लगा दूंगा, एस लगा देंगे, ठीक है। तो अब हर प्लूरल नाउन के लास्ट में SEIS थोड़ी लगा होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिसके लास्ट में SEIS नहीं लगता है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो अगर कोई भी प्लूरल नाउन आपको मिलता है जो विदाउट यस या ईएस हो, तो उसके साथ में हम अपास्ट्रोफी यस का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये प्लूरल सिंगुलर का चक्कर नहीं है, ये साउंड का चक्कर है। खूब ध्यान समझिए, ये सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं है, ये साउंड का चक्कर है। अगर साउंड का चक्कर क्या है, उसके पहले मैं ये नियम थोड़ा सा देख लेता हूं, उसके बाद में साउंड के चक्कर पे आता हूं, ठीक है। वुमेन्स वर्क, ये वुमेन वर्क लिखा हुआ है, ठीक है ना, वुमेन वर्क। अच्छा आप मुझे ये बताओ, वुमेन वर्क, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस, आप मुझे बताओ कि ये जो फ्रेजें लिखे हुए हैं सही है कि नहीं सही है, ठीक है। आप नहीं बता रहे तो हम बता दे रहे। मेंस वर्क, ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। वुमेन कॉलेज, वीमन कॉलेज जिसको बोलते हो। अच्छा आप मुझे ये बताओ, क्या इसका पर्टिकुलर कॉलेज हो सकता है? भाई वो लड़की का कॉलेज नहीं है, वो लड़कियों का कॉलेज है। इसका मतलब कि सिर्फ इसका कॉलेज नहीं है, बात समझ आई? हाँ, तो ये सब चीज़ें हम याद में रखेंगे, ध्यान से रखेंगे कि इसके साथ में अपास्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। और ये सेंटेंस पूरी तरीके से अपने आप में क्या है, गलत है, क्योंकि कॉलेज जो है वो एक का नहीं हो सकता। मतलब देखो वुमन ये जो सिंगुलर है ना, वीमन, इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, हम वीमेन लगाएंगे, ठीक है, वीमेन कॉलेज। अब चिल्ड्रंस किटी पार्टी, चिल्ड्रन की किटी पार्टी होती है ना, तो उसमें कई चिल्ड्रंस होते हैं, उसी को किटी पार्टी बोलते हो आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, उसके बाद आपको आ जाएगा, ठीक है। नोट दिया गया है, वी शुड नॉट यूज एस अपास्ट्रोफी एस विद हिसिंग साउंड वर्ड। अभी हम हिसिंग साउंड की बात करते हैं। हिसिंग साउंड वही होता है जो लास्ट में यस लगाने के बाद ऐसे निकल जाए मुंह से, उसी को बोलते हैं हिसिंग साउंड वर्ड। जैसे जीजस लाइफ, अगर मैं यहां पे अपास्ट्रोफी एस लगा दूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, GESUS अपास्ट्रोफी ES, अगर मैं इसमें यस या यस लगा दूं तो आप खुद बोल के देखो कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी, जीजस हो जाएगा ना। तो हमको इस चीज को अवॉइड करनी है, किस चीज को, हिसिंग साउंड को हमें अवॉइड करना है। टीचर्स, अच्छा आपके सामने एक सेंटेंस हम लिखते हैं भाई, सॉरी फ्रेज, टीचर अपास्ट्रोफी एस डे, ये सही है कि ये सही है, आप मुझे बताओ, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि कौन सा टीचर्स डे सही है, ठीक है। वी शुड यूज अपास्ट्रोफी एस विद पर्सोनिफाइड वर्ड। पर्सोनिफाइड क्या होता है, पहले हम इसको जान लेते हैं। कोई ऐसी नॉन लिविंग चीज जो
पर्सन की तरह काम करती हो। फिर से सुनिए, ऐसी कोई नॉन लिविंग चीज जो पर्सन की तरह काम करती हो, उसी वर्ड को पर्सोनिफाइड वर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसका मानवीकरण कर दिया गया हो, मतलब वो ह्यूमन की तरह काम करती है। कैसे काम करती है भाई? नेचर्स कॉल। नेचर्स कॉल मतलब प्रकृति है, प्रकृति नॉन लिविंग चीजों में गिनी जाती है। अब लिखा हुआ कि नेचर्स कॉल, अब कोई बुलाता है भाई, प्रकृति तुमको कैसे बुलाएगी? कैसे बुलाएगी आपको? ड्यूटीज कॉल। जैसे आपका समय है ड्यूटी जाने का 9 AM, ठीक है, 9 AM। भाई आप सुबह 7 बजे से आपको कौन बुला रहा होता है बार बार कि हमें कहाँ जाना है? ड्यूटी पे जाना है, ड्यूटी पे जाना है, ड्यूटी पे जाना है, ड्यूटी पे जाना है। आपके दिमाग में बार बार ये चीजें आएंगी, अभी मेरे 7 बजे से काम खत्म कर लूँ, चले हम फ्रेश हों, तैयार हो, क्योंकि हमको कहाँ जाना है? ड्यूटी पे जाना है। ये ड्यूटी तो आपको बुलाती नहीं है कि भाई जल्दी से आ जा, आज तेरा पहला दिन है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सब नॉन लिविंग चीज़ हैं, इसको पर्सोनिफाइड किया गया है। अच्छा, पर्सोनिफाइड में थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं, आप और समझ जाओगे। अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। अब अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होती है? चुनौती, या क्या बोलते हैं इसको हम? मौका। चुनौती बोलेंगे या तो क्या बोलते हैं? मौका। अब मौका एक बार दरवाजा खटखटाता है, दोबारा नहीं, सिर्फ एक बार ही दरवाजा खटखटाता है। अब भाई मौका के हाथ पैर होंगे, वो आएगा आपके दरवाजे पे, वो खटखटाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। तो हम अपॉर्चुनिटी का हम क्या कर दिए हैं? हमने पर्सोनिफाइड कर दिया। ठीक है, ये सब समझ में आएंगे धीरे धीरे चीजें। सोल्स प्रेयर एट डोर एट डेथ डोर्स, तो ये सारे क्या है? ये सारी चीजें पर्सोनिफाइड की गई हैं। आप इसको देखो, समझो और याद करो। ठीक है, अब रूल नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा? रूल नंबर 5 यही कह रहा है कि अगर कंपाउंड वर्ड होता है उसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ लगाएंगे? तो देखो, कंपाउंड वर्ड से याद आया मुझे कि अभी अभी हम नंबर्स में पढ़ रहे थे कि कंपाउंड वर्ड के साथ में, मैं यहां पे बता दे रहा हूं, कंपाउंड वर्ड यही होता है ना, लॉ, कुछ भी, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, कुछ भी हो जाए, अगर हमको प्लूरल बनाना होता था तो हम यहीं पे लगाते थे मेन वर्ड में। ठीक है, ये तो आप जान रही हो ना? ठीक है, अब ऐसा नहीं है, ऐसा अब पोजेशन वाले केसेस में ऐसा बदल जाता है। ये कंपाउंड वर्ड जो होते हैं इसमें आपको लास्ट में यस लगाना पड़ता है, अपॉस्ट्रोफी यस लगाना पड़ता है। जैसे फादर इन लॉज हेल्थ, ब्रदर इन लॉज जॉब। बात समझ में आई? हाँ, तो इस पे थोड़ी सी डिफरेंस है, आप इसको बाद में याद रखना। अब कुछ सेंटेंस आपके सामने दिए जा रहे हैं, कुछ फ्रेज हैं, सेंटेंस नहीं, बार बार मुंह से निकल जा रहा है। ये कुछ फ्रेज हैं आपके सामने, आप इसको देखो, समझो और बनाने की कोशिश करिए। लिखा है कि इंडियाज कल्चर, दिल्लीज पॉल्यूशन, जयपुर's लेक, वन डेज लीव, New Year's occasion at an arm's length, at a stone throw, Earth's beauty, moon's swell, sun's temperature, sun's glory, the court's order, the court's decision। अब आप मुझे इसमें से सिर्फ ये बताएंगे, अगर ये सही है तो सही बनाइए, ऐसे सही है तो सही लिखिए, गलत है तो गलत लिखिए, सही है तो सही लिखिए, गलत है तो गलत लिखिए। ठीक है, और ये सब करने से पहले हम नियम देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा नियम है, देखिए, ये रूल है, स्पेशल रूल है, लेकिन बहुत छोटा सा है। अगर कोई भी वर्ड है उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, लेकिन उसके बाद में जो वर्ड आ रहा है वो किससे रिलेट कर रहा है? ये ह्यूमन बीइंग से रिलेट कर रहा है। खूब ध्यान से देखिएगा, वो ह्यूमन बीइंग से रिलेट कर रहा है, तब यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, अन्यथा नहीं होगा। बात समझ में रहे? फिर समझ लीजिए, अगर किसी भी सेंटेंस में अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, उसके बाद में फिर से कोई पोजेशन काम कर रहा है, ये पोजेशन है। ठीक है, और वो जो पोजेशन है वो कैसे है?
वो पोजेशन रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, वो किसी ह्यूमन बीइंग से रिलेट कर रहा है तब तो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, नहीं तो नहीं प्रयोग होगा। और एक बात बता दे, पिछले जितने भी नियम बताए गए हैं उससे हर एक नियम अलग अलग है, वो सारे अलग अलग नियम है, इसको बिल्कुल रिलेट मत करिएगा वहां पे जाके, ठीक है ना। आपको 5 नियम बताए गए हैं, पांचों नियम को आपको जैसे बताया गया वैसे ही समझना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं भाई, इंडियाज कल्चर, ये सही है कि गलत, आप मुझे बताओ। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कल्चर किसके लिए होता है? कल्चर ह्यूमन के लिए होता है। कभी आपने किसी जानवर के लिए कल्चर देखा? आप बताओ। दिल्ली पोल्यूशन, ये जो पोल्यूशन ये कौन फैलाता है? ये ह्यूमन ही फैलाते हैं ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। जयपुर लेक, अब ये लेक जो है, लेक मतलब होती है झील, जयपुर की झील। अब ये लेक किसी ह्यूमन बीइंग से नहीं है, ये नेचर से रिलेट करता है, ठीक है। जब ये नेचर से रिलेट करता है, इसका मतलब कि ये वाला फ्रेज जो है वो क्या है? गलत है, ठीक है। 1 डेज लीव, अब ये लीव कौन लेता है? जानवर लीव लेते हैं? कोई जानवर लीव नहीं लेता है, लीव कौन लेता है? ह्यूमन बीइंग लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? ये बिल्कुल ये फ्रेज सही है। न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, ओकेजन, अब जो ओकेजन है, ये जो मौका है, ये जो अवसर है, ये जो फंक्शन है, ये कौन मनाता है, कौन सेलिब्रेट करता है? भाई ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग करती है, इसलिए सही है। और ये जो 2 वर्ड लिखे हुए हैं, ये हम आंख बंद करके सही कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजल वर्ब, उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है? ये सब फ्रेजल वर्ब्स हैं, और फ्रेजल वर्ब में हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई, अर्थ ब्यूटी। अब ब्यूटी किससे रिलेट करता है? भाई ब्यूटी ही तो, हम कैसे जानेंगे कि ये खूबसूरत है? भाई खूबसूरती की डिफिनीशन मुझे कैसे पता है? ये भी ह्यूमन बीइंग में रखता है। मून सॉइल, सॉइल मतलब होता है मिट्टी। अब मिट्टी से किसी आदमी का कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्या है? गलत है। सन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर, सन्स टेम्परेचर, अब टेम्परेचर का ह्यूमन बीइंग से क्या मतलब है, इसलिए गलत हो जाएगा। सन्स ग्लोरी, ग्लोरी मतलब खूबसूरती होती है, इसलिए सही हो जाएगा। अब कोर्ट्स डिसीजन, कोर्ट्स ऑर्डर लिखा हुआ है, क्राउन्स डिसीजन। अब आप मुझे इसको बताओ, मैं इन दोनों में से एक बता दे रहा हूं, ठीक है। इन दोनों में से एक बताऊंगा, दूसरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो मैं दोनों ही बता दे रहा हूं। द कोर्ट्स ऑर्डर, अभी जो ऑर्डर दिया जाता है, ये किसको ऑर्डर दिया जाता है भाई? ये भाई ह्यूमन बीइंग को ही तो ऑर्डर दिया जाता है, बात समझ में आई। और क्राउन्स डिसीजन, अब ये क्राउन क्या है? अब क्राउन्स डिसीजन, कोई क्राउन तो लेगा नहीं, अपोस्ट्रोफी एस, भाई नॉन लिविंग चीज है वो, ठीक है ना। अब ये बताइए डिसीजन क्या है? ये डिसीजन किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए तो डिसीजन कोई लिया जाता है। और चलो अगर इस नियम से नहीं समझ रहे हैं तो अगले नियम से देख लो भाई, ये क्राउन क्या है? क्राउन एक नॉन लिविंग चीज है, इसको हमने पर्सोनिफाइड कर दिया, ठीक है। क्राउन मतलब जानते हो क्या होता है? मैं थोड़ा सा बता दूं, ये कौन है क्राउन मतलब, मैं थोड़ा सा बता दूं। देखो, क्राउन मतलब तो होता है मुकुट, ठीक है। लेकिन यहां क्राउन का मतलब हो जाएगा क्या? किंग, ठीक है ना। अब इसको अगर हम, मेटोनमी है इसमें, ठीक है, ये बाद में फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो आज हम 5 रूल करके हम खत्म कर रहे हैं आज क्लास, ठीक है। और लिटरेचर प्लेनेट को अगर आप तक अभी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।